हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी, बिहार पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा और आरओ का जो री एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखते हुए यह हमारी 30 दिन की क्रैश कोर्स श्रृंखला चलाई जा रही है। इस श्रृंखला के अंतर्गत देखा जाए तो आज हमारा 17वां दिन के अंतर्गत हम साइंस को पढ़ेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा साइंस में बायोलॉजी। यानी कि आपको बता दें कि इसके पहले के 2 विज्ञान के जो लेक्चर हैं वो कंप्लीट किए गए हैं, जिसमें आपका एक सेक्शन में फिजिक्स कंप्लीट किया गया, दूसरे सेक्शन में आपका केमिस्ट्री कंप्लीट किया गया। आज आता है आपका बायोलॉजी, जिसमें आपके 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट के अंतर्गत इसमें कुछ टॉपिक दिए जाएँगे और दूसरे पार्ट के अंतर्गत आपके और भी ये बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक रहेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ आपका डिस्क्रिप्शन में भी इसको समझाया जाएगा। तो अभी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक के अंतर्गत देखा जाए, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान क्या है, प्रकार, नामकरण, विभाजन, इन सब के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। फिर जीव विज्ञान के बाद आप पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में, डीएनए, आरएनए, कोशिका विभाजन, कोशिका किस तरीके से होती है, कौन-कौन से इसके प्रमुख कोशिका के अंतर्गत कौन-कौन सी जो प्रकार होते हैं उनके बारे में एक-एक करके डिटेल में जानेंगे। और वनस्पति विज्ञान यानी कि पादप जगत और वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पर आधारित कुछ प्रश्न और आंसर को, मतलब क्वेश्चन आंसर को इसके अंतर्गत सॉल्व करेंगे। मतलब कि इसके अंतर्गत बताएँगे कि किस तरीके का क्वेश्चन का पैटर्न आता है, किस तरीके के प्रश्नों की श्रृंखला होती है जो आपके साइंस में पूछी जाती है। तो इसमें अभी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, डिटेल के बाद आपके प्रश्नों का एक प्रारूप दिया जाएगा। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपने अगर इसके पहले के टॉपिक नहीं देखे हैं तो अभी तक हमारी 16 क्लासेस हो गई हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो अब प्लेलिस्ट बनी हुई है 30 डेज़ क्रैश कोर्स वाली, तो उसको आप क्लिक करें, वहाँ पर आपको पूरे वीडियो यहाँ के अवेलेबल हो जाएँगे, जिसमें हमने डे फर्स्ट से लेकर डे 16वें तक, यानी कि आज हमारा 17वां दिन भी है, तो यहाँ तक कंप्लीट कराया है। हमारा टारगेट है कि आपको टोटल 30 ऐसी क्लासेस देना जिसके अंतर्गत आप 110 प्लस का स्कोर कर सकें एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं जिसमें हमारा पहला टॉपिक आता है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। अब हम बायोलॉजी को तो बहुत पढ़ते हैं कि भाई साइंस पढ़ लिया, साइंस जो था हमने उसको पढ़ लिया, फिनिश हो गया और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको पता ही चला होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन का एक प्रारूप होता है। तो साइंस को पढ़ने के पहले, जैसे कि विज्ञान, जैसे कि जीव विज्ञान को आप पढ़ रहे हैं, तो जीव विज्ञान को पढ़ने के पहले उसकी डेफिनेशन को जानना ज़रूरी होता है कि ये होता क्या है, कि किसके संदर्भ में जीवों की उत्पत्ति होती है या फिर मानवीय क्रियाओं की उत्पत्ति हुई है, या फिर किस तरीके की ये पादप जगत में, वनस्पति जनक में कोशिका का किस तरीके से विकास हुआ। यानी कि इसका जो क्रम है वो कब चला, कब इसके कौन से वैज्ञानिक ने खोज की, किसने प्रथम नामकरण दिया, किसने पहला शब्द लाया। तो इसके संदर्भ में आपके एक-एक करके बताएँगे, क्योंकि आपके इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ जो जो आपको सीरीज़ चलाई जा रही है, इसका टारगेट ये है कि आपके इन सभी एग्ज़ाम में इस तरीके का एक टारगेट देना, जिससे आप ये रहे कि आप अगर ये लेक्चर देख के जाते हैं तो आपके प्रत्येक सेक्शन इसके अंतर्गत कवर हो जाएँगे और आपको ज़्यादा रिवीजन का टाइम चल रहा है तो रिवीजन आपका बड़ा अच्छे से हो जाएगा। चलिए तो बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं। तो बायोलॉजी आखिर होती क्या है? जैसे कि आपने कहा कि भई साइंस पढ़ना है, साइंस में बायो पढ़ना है। तो बायो पढ़ना है तो आखिर बायो होता क्या है? तो बायो जो है एक तरीके से विज्ञान की, क्योंकि विज्ञान है, जैसे कि आपने जब विज्ञान पढ़ा है तो विज्ञान में जीव विज्ञान भी होता है, रसायन विज्ञान भी होता है, भौतिक विज्ञान भी होता है। उसी की एक शाखा आती है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान के संदर्भ में देखा जाए तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान है और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का अध्ययन। एक ऐसा विज्ञान जहाँ पर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो अब बायोलॉजी भी है, जिसमें जैसे कि बायोलॉजी का अर्थ तो समझ लिया कि जीवन का अध्ययन, यानी कि जीवधारियों का अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन। तो इस तरीके से हुआ। तो इसमें जो 2 शब्दों से ये मिलकर बना है, यानी कि बायोलॉजी क्या है? एक आपका बायो और लोगोस, यानी कि लोगोस आपने जैसे देखा होगा कि बहुत सारे चीज़ों में जुड़ा हुआ रहता है। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे तो बहुत सारी जो शब्दावलियाँ हैं उनसे जानेंगे कि किस चीज़ के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसमें ज़्यादातर लोगोस जुड़ा होता है। तो यानी कि बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि स्टडी करना। यानी कि जीवन के बारे में स्टडी करना या जीवन का अध्ययन करना है, वो बायोलॉजी कहलाता है। तो आपको किस तरीके से समझना है कि बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है जो कि जीव-धारू का जिसमें अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी मतलब बायो प्लस लोगोस, बायो मतलब जीवन, लोगोस मतलब अध्ययन। तो इस तरीके से देखा जाए तो जीवन का
अध्ययन होता है। अब आता है कि ये जैसे हमने पढ़ लिया, तो इसको आखिर किसके द्वारा लिया गया? इस शब्द की शुरुआत कब हुई? तो इनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, लेमार्क जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक है और ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक है, उनके द्वारा 1801 में नाम दिया गया था। मतलब कि इनके द्वारा इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो आपसे इस तरीके से पूछ ले कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो 2 वैज्ञानिक हैं, कौन है? लेमार्क जो कि फ्रांस के हैं, दूसरे आते हैं ट्रेविनेरस जो के रेनस जो कि जर्मनी के हैं, जिन्होंने 1801 में सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया हुआ था। तो जीव विज्ञान वह है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवन का अध्ययन करने वाले का जो शब्द सर्वप्रथम जीव विज्ञान का दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? लेमार्क के द्वारा जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक है और ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक है, इनके द्वारा 1801 में दिया गया। है कि आखिर जीवधारियों का वर्गीकरण आगे आए तो जो अरस्तु रहे उनके द्वारा जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया। जैसे कि इनके द्वारा तो शब्द दे दिया गया, फिर बाद में जब आगे प्रक्रिया चली एक टाइम बाद, जैसे कि धीरे धीरे किसी चीज में विकास होता है ना, तो सबसे जैसे कि किसी भी प्रारूप किसी चीज का देख रहे हैं, जैसे आज जो स्थिति है वो आपकी 10 साल बाद बदली हुई होगी। तो आज जिस चीज का इन्वेंशन हुआ है तो किसके द्वारा खोजी गई है, तो उसको एक शब्द के रूप में उस चीज का प्रोनाउंसिएशन किया गया। 10 साल और टाइम लगा तो किस और लोग आए तो उनने उस चीज के बारे में अध्ययन किया, तो उन्हें लगा कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे में अलग अलग विभक्त कर सकते हैं। तो जब आगे की ओर आए तो अरस्तु नामक वैज्ञानिक के द्वारा इससे जीवधारियों के वर्गीकरण किया गया, जिसमें दो समूह बनाए गए। एक जंतु समूह बनाया गया, एक वनस्पति समूह। तो इसमें दो तरीके के समूह बनाए गए, कौन कौन सा? जंतु समूह और फिर जंतु समूह, दूसरा आता है वनस्पति समूह। और परंपरागत द्विजगत प्रणाली के वर्गीकरण का जो स्थान है वह विटलर के द्वारा 1969 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था, जिसने 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। तो इनके द्वारा ये 5 जगत प्रणाली दी गई, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा। तो इस तरीके की इनकी 5 जगत प्रणाली है। तो इनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि ये किस तरीके के जीव होते हैं या फिर ये किस तरीके की प्रकृति में पाए जाते हैं और किसके द्वारा क्या दिया गया। तो आपको शुरुआत में क्या, जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। यही एक तरीके से इनका जो शब्द का प्रयोग है वह लेमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक और ट्रेविनेरस जर्मनी के वैज्ञानिक ने 1801 में दिया। जीवधारियों का वर्गीकरण जो है वह अरस्तु के द्वारा किया गया, जिन्होंने दो समूह में विभाजित किया, एक जंतु समूह, एक वनस्पति समूह। परंपरागत द्विजगत प्रणाली के वर्गीकरण का स्थान आगे जाके वेटनर के द्वारा लिया गया। वह एक तरीके से 1969 में उनके द्वारा प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया, जैसे कि मोनेरा पहली जो प्रणाली आती है, जिसमें कहा गया है कि सभी जगत में प्रोकैरियोटिक जीव यानी कि तंतुमय जीवाणु होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु। तो इनके द्वारा ये कहा गया। फिर दूसरा आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है कि यह विविध प्रकार की एक कोशिकीय प्राय जलीय जीव, जैसे कि प्रोटोजोआ का होना। तीसरा आता है पादप, जैसे कि सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव इसमें सम्मिलित हैं, जैसे कि शैवाल और मॉस। फिर चौथे नंबर पर आता है कवक या फंगी, जिसे वे यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी इसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे कि परजीवी होना, मर्तोपजीवी होना, यानी कि जो दूसरों के खाद्य पदार्थों पर निर्भर है। फिर आते हैं जंतु, जो कि फिफ्थ के अंतर्गत आते हैं, जो कि सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी, जो कि यूकेरियोटिक के अंतर्गत आते हैं और इसमें उपभोक्ता जीव भी सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा। तो इस तरीके से ये देखा गया और इनको ये सिद्धांत दिया गया। तो कौन-कौन से 5 बताए गए? जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया? विट्लकर के द्वारा 1969 में इन्होंने 5 जगत प्रणाली का इनका स्थान लिया गया, यानी कि जब अरस्तु के द्वारा द्विजगत प्रणाली को दिया गया तो ये आगे चल के इन्होंने 5 जगत प्रणाली को ले लिया। 5 जगत प्रणाली ने लिया, यानी कि पहले ही बताया कि जिस तरीके से विकास का जो क्रम होता है वो धीरे धीरे से चलता है। तो जब उस टाइम पे जर्मनी के वैज्ञानिक आए, रूस के वैज्ञानिक आए, तो उनके द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया, फिर धीरे धीरे आगे आके अरस्तु के द्वारा इनका वर्गीकरण किया गया। उनने 2 तरीके के जीवधारियों का वर्गीकरण तो इन्होंने 5 जगत प्रणाली विट्कर के द्वारा बताई गई, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, फिर आपके कवक और जंतु। तो इस तरीके से डिवाइड किया। अब आते हैं कि जैसे कि इन जीवों के नामकरण की एक द्विनाम पद्धति है, तो इनके बारे में भी आता है कि इनके नामकरण की पद्धति किस तरीके से है।
तो इनका जो नामकरण है वह 1753 ईस्वी में कैरोलस लीनियस बर्गिकी के जो जन्मदाता हैं उनके द्वारा दो शब्दों के मिलकर होता है। जैसे कि हम प्रेजेंट में होमो सेपियंस है, तो होमो सेपियंस जो है जिसमें होमो जो है वह हमारे एक वंश का नाम है और जो सेपियंस है वह जाति का नाम है। तो इस तरीके से और भी अन्य जीव है जिनके वो जो जाति और उनके वंश के नाम के बारे में रहता है। तो जिसमें क्या है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कैरोलस लीनियस जो कि वर्गिकी के पिता हैं, इनके द्वारा कहा गया कि प्रत्येक जीवधारी जो होता है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। अभी हम अपना ही एग्ज़ाम्पल लेके जब समझते हैं तो हमें और चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो हम जो है मनुष्य जो है वह होमो सेपियंस जीव प्रजाति का है। तो हम जब लिखते हैं तो ये होमो सेपियंस है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसी तरीके से मेंढक भी हो गए, गाय भी हो गए और भी जितने जीवधारी हैं उनके बारे में। जैसे कि आपका जो पहला शब्द है हमारा होमो जो कि हमारे वंश का नाम है, दूसरा आता है जाति का नाम यानी कि सेपियंस इनकी जाति का नाम होता है। फिर जैसे कि मेंढक जो है उसकी राना टिग्रेना है, बिल्ली जो आती है उसकी फेलिस डोमेस्टिका है, कुत्ता जो आता है उसका कैनिस फेमिलिरीज होता है, गाय जो होती है उसका बॉस इंडिकस होते हैं। तो इस तरीके से ये प्रमुख एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। तो इसमें इनका जो नाम बना हुआ है वो किसी एक शब्द से नहीं बना है। इसमें जो आपके जो आगे के शब्द हैं तो वो वंश को संबोधित करते हैं और उसके पीछे के शब्द उसकी जाति के नाम को बताते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसके द्वारा किसके द्वारा दिया गया? 1753 में कैरोलस लीनियस जो कि वर्गिकी के पिता हैं उनके द्वारा ये द्विनाम पद्धति को दिया गया जो कि दो शब्दों से मिलकर बनी है उनके बारे में बताया गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कोशिका विज्ञान के बारे में कि सेल बायोलॉजी क्या होती है। तो जैसे हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं कि कोशिका क्या है, क्या नहीं है और ये कितने तरीके की होती है, कोशिका का विभाजन क्या है, कोशिका का डायग्राम भी हमने बनाया हुआ है, तो जो आपको एक समझाने के लिए उसके संदर्भ में आ जाएगा। तो आखिर कोशिका होती क्या है? इसे पहली बार किसने देखा? कोशिका का अध्ययन किसने किया? सबसे सर्वप्रथम प्रयोग कब की गई? किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो इन सब का एक ओवरव्यू इसके अंतर्गत दिया गया है। तो कोशिका जो है एक तरीके से जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और प्रयोगात्मक इकाई है। तो ये क्या है कोशिका? आपसे अगर नॉर्मल डेफिनेशन पूछ ली जाए कि सब जीवन की सबसे छोटी और कार्यात्मक एवं प्रयोगात्मक इकाई क्या होती है? तो वो क्या है? कोशिका है। कोशिका को सबसे पहले पहली बार कोशिका को देखा किसके द्वारा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा कोशिका को देखा गया। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा पहली बार कोशिका को देखा गया और कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी एवं प्रयोगात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्योंकि हर किसी का अध्ययन होता है, तो उसके लिए अलग-अलग उसके नाम दिए जाते हैं। तो कोशिका का अध्ययन जो है वह साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया हुआ था। तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। सबसे छोटी कोशिका जो है वह जीवाणु माइकोप्लाज्म सेप्टिकम की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए क्योंकि इसमें आपकी लंबी अलग है और बड़ी अलग है। तो सबसे छोटी आती है जीवाणु माइकोप्लाज्म गैली सेप्टिकम की, सबसे लंबी आती है तंत्रिका तंत्र कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे यानी कि ऑस्ट्रिच की ये जो एग होते हैं, उनकी ये कोशिका जो होती है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब आता है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोशिका के सिद्धांत को 1838 से 39 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान के द्वारा दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत को? 1838 से 39 में मैथियस लाइडेन एंड थियोडर स्वान के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब आता है कि कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातों के बारे में जान लेते हैं कि ये किस तरीके से उपयोगी है, इसका विकास क्रम किस तरीके से होता है, यानी कि ये निर्माण किस तरीके से इस प्रक्रिया में होता है। तो कोशिका जो है वह सभी जीव कोशिका और उत्पाद के बने होते हैं। यहाँ पर सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं और कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उनमें केंद्रक एक मुख्य अभिकर्ता के तौर पर होता है।
तो सभी जीव जो कोशिका व कोशिका उत्पाद के बने होते हैं वह कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत है। सभी कोशिकाएं जो पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं और कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। तो ये कोशिका सिद्धांत के बारे में प्रमुख बातें होती हैं। अब आता है कि आखिर कोशिका के बारे में हमने पढ़ा, उसके शब्द के बारे में पढ़ा, इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ा, सबसे बड़ी, छोटी, लंबी के बारे में पढ़ा। अब आता है कि आखिर कोशिका कितने प्रकार की होती है, क्योंकि हर किसी का प्रकार होता है। तो कोशिका का भी प्रकार है। कोशिका के प्रकार के बारे में बात की जाए तो इसमें एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी आती है यूकेरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका एक तरीके से ऐसी कोशिका होती है जहां पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। ये जो है एक तरीके से डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है और यहाँ पर अन्य कोई आवरण घेरे में नहीं होता है और यहाँ केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं रहता है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो कोशिका होगी, यहाँ पर कोई इसमें केंद्रक नहीं होगा और जैसे कि जीवाणु हुए, नीलहरित शैवाल इसके एग्जाम्पल होते हैं। और यहाँ पर केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। यहाँ पर कोई क्रोमेटिन नहीं होता है। यहाँ में देखा जाए तो कोई हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता है। तो एक तरीके से इसमें जिसमें केंद्रक नहीं है, इस तरीके से याद रख लेना है कि जिसमें केंद्रक नाम की कोई विशेषांक नहीं होता है, वह कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जैसे कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल आते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जहां पर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। यहाँ पर केंद्रक आवरण में घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रक होता है। तो ये इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जैसे कोशिका है, तो यहाँ पर जो ये कोशिका का जो डायग्राम बनाया गया है, वो कोशिका जो आती है यहाँ पर आपका केंद्रक है। यहाँ आपका ये कोशिका का केंद्रक है। केंद्रक है। तो ये कोशिका किस तरीके की हुई? ये आपकी यूकेरियोटिक कोशिका हुई और वो कोशिका जहाँ पर केंद्रक नहीं है, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो इसको आसान भाषा में समझ लेंगे। इसमें बताया गया है जैसे कि आपके कोशिका झिल्ली ये दिखाई गई है। यहाँ आपकी कोशिका झिल्ली है। यहाँ पर ये तारक काय इसका दिखाया गया है। यहाँ ये इसके कोशिका के लाइसोसोम है। यहाँ ये आपके राइबोसोम आते हैं। यहाँ कोशिका का पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर स्थित है। यहाँ खुरदरी अंतःद्रव्यी अप्राद्रव्यी जालिका होती है। ये यहाँ पर डॉट डॉट करके जो भरा हुआ है वह कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। यहाँ पर ये केंद्रीय झिल्ली जैसे कि केंद्रक है, केंद्रक के जो चारों तरफ जो झिल्ली बनी होती है वह केंद्रीय झिल्ली है। यहाँ पर अंतःद्रव्यीय प्राद्रव्यीय जालिका होती है और यहाँ पर गोल्जी उपकरण बने होते हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो ये जो आपकी जंतु कोशिका का एक डायग्राम बनाया गया है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो यूकेरियोटिक कोशिका वो होती है जिस कोशिका के अंतर्गत देखा जाए तो जिसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता है। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये आपकी यूकेरियोटिक कोशिका है जिसमें आपका केंद्रक भी है, केंद्रक झिल्ली भी है और ये इसके जो विभिन्न पार्ट है उन सब के बारे में। चलिए तो एक-एक करके विभिन्न पार्टों के बारे में जान लेते हैं। विभिन्न पार्टों में जानने के पहले आपको जीवद्रव्य के बारे में जानते हैं क्योंकि इसमें जो छोटे-छोटे नामकरण होते हैं यानी जैसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, तो जीवद्रव्य कोशिका को जानने के पहले जीवद्रव्य को जानना ज़रूरी होता है। तो जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें किस तरीके से विभक्त किया जाता है। तो ये एक तरीके से इनका नामकरण प्रोकिन्जे के द्वारा 1839 ईस्वी में किया गया। तो इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? पुरकिंजे के द्वारा। और यह जो है एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है जिसकी सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। तो ये किस तरीके का है? ये तरल है, गाढ़ा है, रंगहीन है, पारभासी है, लसलसा है, वजन युक्त पदार्थ है और यहाँ पर जीवन की सारी जो भी जैविक क्रियाएं हैं इसी के द्वारा होती हैं और इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। तो जीव द्रव्य क्या है? जिसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, जहां पर समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं और इसका नामकरण पुरकिंजे के द्वारा 1839 ईस्वी में किया गया। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म जो है वो एक तरीके से कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य कोशिका में केंद्रक के अंदर
रहता है। तो इसके कौन-कौन से पार्ट होते हैं? पहला पार्ट होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा आता है केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो होता है वह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में होता है और केंद्रक द्रव्य जो होता है कोशिका में केंद्रक के अंदर होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर केशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य है। जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है वो द्रव्य है और जो कोशिका और केंद्रक के बीच में पाया जाता है वह कोशिका द्रव्य होता है। तो इस तरीके से इनका यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब आता है कि जीवद्रव्य जो है जहाँ पर 80% भाग जो होता है इसका जल होता है क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से गाढ़ा भी है, रंगहीन भी है, पारभासी भी है, लसलसा है और वजन युक्त है। तो इस तरीके से इनका ये एक पार्ट इसमें दिखाया जाता है जो 80% जल की उपस्थिति को दर्ज करता है। तो एक तरीके से ये प्रोटोप्लाज्म होते हैं। अब आते हैं हम कि कोशिका के मुख्य पार्ट में यानी कि मेन पार्ट की ओर जाएं। तो ये हमने जैसे कि उसमें पढ़ा कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति जो है जो कोशिका के चारों तरफ जो दीवार बनी होती है उसे सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहा जाता है। यह जो है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और यहाँ यह सेलुलोज की बनी होती है। तो ये जो आपकी सेल वॉल है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी, ये सिर्फ आपको पादप कोशिका में मिलेगी। हमने जो आपका डायग्राम बनाया है वो जंतु कोशिका का बनाया हुआ है, वो आपकी पादप कोशिका का नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी जो वॉल बनी हुई है वो पादप कोशिका की बनी है और इसकी जो बनी होती है यह सेलुलोज की बनी होती है। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में जो कि एक सेल मेम्ब्रेन के तौर पर इसे जाना जाता है। यह एक तरीके से कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं और इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका के जितने भी अवयव है जैसे कि आपके जो जो अवयव के बारे में पढ़ा तो वो एक पतली सी झिल्ली के द्वारा एक दूसरे से घिरे होते हैं और यह जो झिल्ली होती है वह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जहां पर मुख्य कार्य कोशिका के अंदर व बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करते हैं। मतलब कि इसका जो मुख्य कार्य होता है कि कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले जो पदार्थों का निर्धारण है एक कोशिका झिल्ली के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आपका ये कोई यहाँ पर एक राइबोसोम है या राइबोसोम बनाए तो इसके चारों तरफ एक एकदम पतली सी झिल्ली होगी। ये इसका मुख्य कार्य क्या होगा कि एक मतलब कि एक गेट की तरह है कि ये अगर कोई आ रहा है या फिर जा रहा है तो उस पे एक नजर रखेगी यानी उन चीजों का एक निर्धारण करेगी कि ये पदार्थ अंदर जा सकते हैं या ये पदार्थ अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक झिल्ली के तौर पर होती है जो कोशिका झिल्ली होती है। फिर आता है तारक काय जो है जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। वो एक तरीके से इसकी खोज बोबेरी के द्वारा की गई। यह एक केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और इसके अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक या दो कणों जैसी संरचना होती है, कुछ ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। ये कुछ कुछ एक छोटे छोटे जो कण होते हैं उनकी एक संरचना है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं और एक सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है जिसकी खोज बोवेरी के द्वारा की गई। फिर आते हैं अंतःद्रव्यीय जालिका के बारे में। अंतःद्रव्यीय जालिका पढ़ा तो अंतःद्रव्यीय जालिका जो है एक तरीके से यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है जिसे अंतःद्रव्यीय जालिका कहते हैं। कौन कौन से? जैसे कि आपकी जो यूकेरियोटिक कोशिका कौन सी जहां पर केंद्रक पाया जाता है उस केंद्रक वाली कोशिका को यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये जो कोशिका है यहाँ पर आपके कोशिकाओं के जो कोशिका द्रव्य में कुछ चपटे कुछ आपस में जुड़े कुछ थैली युक्त छोटे नलिकावत जालिका तंत्र इसमें बिखरे रहते हैं और ये एक जो है एक तरीके से अंतःद्रव्यीय जालिका इसको कहा जाता है। ये जो है यहाँ पर जो राइबोसोम है इस जालिका के बाहर की ओर चिपके रहते हैं जिन्हें अंतःद्रव्यी सतह पर राइबोसोम मिलते हैं उन्हें खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका कहा जाता है। और जहाँ पर जो राइबोसोम की अनुपस्थिति होती है उसे अंतर्द्रव्यीय जालिका चिकनी लगती है इसलिए इसे चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका कहा जाता है। तो अंतर्द्रव्यीय जालिका के अंतर्गत देखा जाए तो इस तरीके की जालिका जहाँ पर राइबोसोम जिसमें चिपके रहते हैं जैसे कि ये जो हमारी जालिका है अंतर्द्रव्यीय जालिका के अंतर्गत जैसे कि हमारी अंतर्द्रव्यीय जालिका है इसके बाहर जो हमारे राइबोसोम चिपके हुए हैं जैसे कि यहाँ पर ये बाहर राइबोसोम चिपके हैं। तो यहाँ ये जो राइबोसोम बाहर चिपके हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? खुरदरी अंतर्द्रव्यीय प्रजालिका। और जो आपके जैसे कि यहाँ पर कोई मतलब कि इसमें कोई राइबोसोम नहीं चिपका है तो इसे क्या कहा जाएगा? चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो इस तरीके की ये जो अंतःप्रद्रव्यीय जालिका है इसमें दो तरीके से इसका डिफरेंशिएशन होता है। किस तरीके से? जब उसमें राइबोसोम लगा रहता है तो वह खुरदरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका हुआ और जब राइबोसोम नहीं लगा रहता है तो वह चिकनी अंतःद्रव्यीय द्रव्य जालिका होता है। तो इस तरीके से
देख सकते हैं। अब आते हैं हम राइबोसोम की ओर कि आखिर राइबोसोम होते क्या हैं? जो उसके ऊपर जैसे कि अंतःद्रव्यीय प्रद्रव्यीय जालिकाओं के ऊपर चिपके रहते हैं। तो राइबोसोम जो है वह एक तरीके से राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जो कि प्रोटीन की बनी होती है। जो अम्ल व प्रोटीन का बना होता है या प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है और प्रोटीन का उत्पादन करता है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रोटीन फैक्ट्री यानी कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन क्या है? तो ये एक तरीके से ऐसी इस मतलब कि ऐसी घटना जो कि प्रोटीन का उत्पादन करती है, जिसमें प्रोटीन जो होता है वह संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। वह एक तरीके से राइबोसोम, राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल या प्रोटीन की बनी होती है, तो ये राइबोसोम कहलाते हैं। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कोशिका का श्वसन स्थल, कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ ना इसका श्वसन स्थल निश्चित होता है, ना ही यहाँ पर इसकी संख्या निश्चित होती है। यहाँ ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। तो ये एक ऐसी कोशिका जहाँ पर कोशिका का ना कोई श्वसन स्थल है, ना कोई यहाँ इसकी संख्या निश्चित है। यहाँ पर कुछ ऊर्जा युक्त जो कार्बनिक पदार्थ है उनका ऑक्सीकरण जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाएगा, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी जो कि कोशिका के एक शक्ति केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका का पावर हाउस यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब आते हैं गाल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी के बारे में। इसकी खोज जो जो है वह कैमिलो गोल्जी जो कि इटली के नामक इटली के वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा इसकी खोज की गई। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह या थैलियों का बना होता है। तो ये क्या होता है? एक तरीके से सूक्ष्म नलिकाओं के समूह या व थैलियों का बना होता है। लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम जो है एक तरीके से सूक्ष्म गोल एकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है और इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गाल्जिकाय में होता है। इसे आत्मघाती थैली या सुसाइड वेहिकल कहा जाता है। तो सुसाइड वेहिकल जो है किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, जो कि सूक्ष्म गोल एकहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिसकी संरचना होती है, जिसका निर्माण निर्माण संवेष्टन विधि के द्वारा गोल्जी काय में होता है, तो इसे लाइसोसोम कहा जाता है। अब आते हैं लवक यानी कि प्लास्टिड की ओर, तो जो कि केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये 3 तरीके के होते हैं। कुछ हरित लवक होते हैं, कुछ आवर्णी लवक होते हैं और कुछ आपके वर्णी लवक होते हैं। यानी कि जिससे रंग का निर्धारण होता है ज्यादातर, तो उनको लवक कहा जाता है। जैसे कि इनकी डिफरेंशिएशन है जो सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पत्तियां हैं वो हरे रंग की हैं, कुछ पत्तियां जो है वह रंगहीन हैं, कुछ पत्तियां जो है हरी, नारंगी, पीली यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर की हैं। तो ये किस कारण से होती है, उसके पीछे रीजन होता है लवक। लवक को क्या होती है, एक तरीके से कुछ हरित लवक होती है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। यहाँ पर हरा रंग होता है क्योंकि इसमें अंदर एक हरे रंग का पदार्थ जो होता है वह पर्णहरित होता है। यहाँ जो पदार्थ होता है वो पर्णरहित होता है और ये हरे रंग का होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। कुछ आवरणीय लवक होते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि कुछ पत्तियां जो हैं वो रंगहीन तरीके की होती हैं। तो वहां एक तरीके से देखा जाए तो वहां पर पौधों के उन भागों में एक कोशिकाओं को जो पाए जाते हैं जहां पर जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहती हैं वो आवरणीय लवक होती है। यानी कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, वो रंगहीन लवक के तौर पर होती हैं, जिन्हें ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। और कुछ वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट जो कि एक रंगहीन लवण होती है, जो प्रायः लाल, नीले, नारंगी रंग की होती हैं। तो ये वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट होती हैं। तो इस तरीके से ये 3 तरीके की हैं। कौन-कौन सी? हरित लवक जहाँ पर हरा रंग उपस्थित होता है, हरे रंग के पदार्थ पर्णहरित होता है। अवर्णी लवक जहाँ पर रंगहीन लवक होते हैं। वर्णी लवक जहाँ पर रंगीन लवक होते हैं, जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। तो इस तरीके से आवर्णी और वर्णी और हरित लवक का एक डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। अब आता है कि रसधानी क्या होती है? जैसे कि आपने कोशिका देखा है तो उसमें रसधानी भी देखें। तो रसधानी जो है एक कोशिका की निर्जीव संरचना होती है जो तरल पदार्थ से भरी होती है। तो एक ऐसी निर्जीव संरचना जो कि तरल पदार्थ से भरी रहती है उसे रसधानी कहते हैं। कोशिका के जैसे केंद्रक के बारे में तो हमने पढ़ा है कि केंद्रक जिसमें पाया जाता है वो प्रोक्योटिक कोशिका, जिसमें नहीं पाया जाता वो प्रोक्योटिक कोशिका है, जिसमें पाया जाता है वो यूकेरियोटिक
कोशिका है। तो आखिर कोशिका का जो केंद्रक है, वो केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक जो है एक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यहाँ पर कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है और केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई देता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो ये एक तरीके से कोशिका का अंग है, जहाँ पर कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है और यहाँ धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई देता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो ये केंद्रक के बारे में आता है। अब आता है, यहाँ पर हमारे कोशिका के जो मेजर मेजर पॉइंट है वो फिनिश होते हैं, मतलब कि कोशिका का जो मुख्य पार्ट है उनके बारे में फिनिश होते हैं। अब जान लेते हैं डीएनए आरएनए के बारे में कि डीएनए आरएनए क्या होते हैं और इनका नामकरण और इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो सन 1953 ईस्वी में जेटी वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया गया, यानी कि जो डबल हेलिक्स मॉडल का जो प्रतिपादन है वह जे डी वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया। इस काम के लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। तो ये 1953 में किसके द्वारा? जे डी वॉटसन के द्वारा, वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया और इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब डीएनए का निर्माण किस तरीके से होता है, आरएनए का निर्माण किस तरीके से होता है? तो डीएनए जो है वो एक तरीके से आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। जीन इसकी इकाई होते हैं और यह प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करते हैं। तो ये प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं, ये आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करते हुए जीन जो होते हैं इसकी प्रमुख इकाई के तौर पर आते हैं। आरएनए जो है वह डीएनए से ही आरएनए का निर्माण किया जाता है और इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड से आकर में जुड़ती है। तो डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। जब डीएनए का निर्माण होगा तभी आरएनए का होगा, यानी कि इसी से इसका संश्लेषण होता है और इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकार इसमें जुड़ जाती है। आरएनए के 3 प्रकार बताए हैं, जैसे कि आपका आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए होता है। आरएनए जो है वह राइबोसोमल आरएनए है, जो कि राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए जो कि ट्रांसफर आरएनए होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं, जहां पर प्रोटीन बनता है। एमआरएनए जो कि मैसेंजर आरएनए होता है, जो केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश को लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। तो इस तरीके से आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए में एक डिफरेंशिएशन होता है, जो कि आपके एग्जाम में भी इस तरीके से पूछा जाता है कि जो प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं जहां प्रोटीन बनता है, तो वो किस तरीके का आरएनए है, तो उसे ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी आते हैं। अब आता है कोशिका विभाजन, यानी कि सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है 1885 ईस्वी में बिरचाउ के द्वारा किया गया। तो इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बिरचाउ के द्वारा। अब कोशिका जो है वह उसके 3 प्रकार हैं टोटल। एक तो आती है असूत्री विभाजन, जिसे एमिटोसिस कहा जाता है। दूसरा आता है समसूत्री विभाजन, जिसे मिटोसिस कहा जाता है। तीसरा आता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे मियोसिस कहा जाता है। तो इस तरीके से कोशिका के प्रमुख विभाजन है, जिसे आसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। आसूत्री विभाजन जो है एक तरीके से अविकसित कोशिकाएं होती हैं, जहां पर जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ में ये आते हैं। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जैव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग में 1879 ईस्वी में इसे देखा हुआ था और अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं, जैसे कि अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यत्वा अवस्था इसके अंतर्गत आती है। अर्धसूत्री विभाजन है, जिसे फॉर्मर एवं मुरडे ने कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया और जिसका सर्वप्रथम प्रतिपादन बीचमैन के द्वारा किया गया और इसे सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन के तौर पर स्टॉसबर्गर ने 1888 में किया हुआ था। और यह जो विभाजन है वह जनन कोशिकाओं में होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख विभाजन होते हैं, जिनका ये डिफरेंट मतलब कि एक तरीके से इनका एक विभाजन दिखाया गया। तो इसके कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, एक आसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। और इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? 1885 ईस्वी में बिरचाउ के द्वारा समसूत्री मतलब कि विभाजन कोशिका का विभाजन किया गया। सूत्री विभाजन क्या होते हैं? वो ऐसा विभाजन जो कि अविकसित कोशिकाओं का होता है, जैसे कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट अमीबा, प्रोटोजोआ है।
समसूत्री विभाजन किस तरीके के होते हैं? जहाँ पर जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक के द्वारा इसका वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में इसे देखा था और इसकी समसूत्री विभाजन के 5 चरणों में विभाजित किया, जिसमें अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यतावस्था के अंतर्गत इसको डिवाइड किया। फिर आते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन की ओर, जिसमें फार्मर एवं मूरे ने इस कोशिका का विभाजन किया और इसे सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया, जो कि यह कोशिकाएं होती हैं जो है वो जनन कोशिकाओं में पाई जाती है, तो इसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। तो इस तरीके से ये कोशिका का विभाजन है। अब आते हैं हम नीचे की ओर, देखते हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में। तो यहाँ पर हमारा कोशिका विज्ञान से रिलेटेड जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। अब पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में। वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वैसे थियोफ्रेस्टस कहा जाता है, यानी कि जो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है उन्हें थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। अब वनस्पति विज्ञान क्या होता है? जैसे कि हमने जीव विज्ञान के बारे में पढ़ा कि जीव विज्ञान क्या है, आपने कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ा, तो अब वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं कि वनस्पति विज्ञान आखिर होता क्या है। वनस्पति विज्ञान जो है वह विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। जैसे कि जीव विज्ञान उसे जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान वो जिसमें पेड़ पौधों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जिसे वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। अब आता है कि पादपों का जो वर्गीकरण है, इसमें विभिन्न तरीके के पादपों का वर्गीकरण करके बताया गया है और इसका हम एक-एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो कुछ जो पादप होते हैं वो अपस्पोदविद भी होते हैं, यानी कि क्रेप्टोगेमी होते हैं। कुछ होते हैं आपके पुष्पोद्भिद वर्ग, जैसे रोग्रेमी कहा जाता है। जो अपस्पोदविद होते हैं उनमें थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट होता है और पुष्पोद्भिद के अंतर्गत जैसे कि कुछ नग्नबीजी होते हैं, कुछ आवृतबीजी होते हैं। जहाँ पर कुछ एक बीजपत्री हो गए, द्विबीजपत्री। तो इस तरीके से जैसे कि आप पुष्पोद्भिद में थैलोफाइटा जो है, जहाँ पर उसमें शैवालों, कवक और जीवाणु के इसके अलग और पार्टों में डिवाइड किया जाता है, इस तरीके से समझ सकते हैं। ब्रायोफाइटा जो है, फिर ट्राइडोफाइटा, फिर आते हैं पुष्पोद्भिद में जिसमें नग्नजीवी और बीजी और आवृतबीजी है, जिसमें आवृतबीजी में एक बीजपत्री होते हैं और कुछ द्विबीजपत्री होते हैं। तो इस तरीके से आप पुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद में ए पादपों का वर्गीकरण है। चलिए तो एक-एक करके देख लेते हैं कि आखिर पुष्पोद्भिद पौधे क्या होते हैं, थैलिडोफाइट क्या होता है, ब्रायोफाइट क्या होता है, टेरिडोफाइट क्या होता है, पुष्पोद्भिद के अंतर्गत नग्नबीजी क्या होते हैं, आवृतबीजी क्या होते हैं, तो एक-एक करके सभी के बारे में देखते हैं। तो आप पुष्पोद्भिद पौधा यानी कि क्रिप्टोगेमस क्या होता है? ये एक तरीके से इस वर्ग में पौधों में पुष्प एवं बीज नहीं होता है, इसमें इसे निम्न समूहों में बांटा जाता है। यानी कि पौधों में पुष्प या बीज नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जिसमें ना कोई पुष्प होता है ना कोई बीज होता है। तो ऐसे निम्न समूह में बांटा गया, जिसमें पहले आते हैं थैलोफाइट। थैलोफाइट जो है वह वनस्पति समूह का सबसे बड़ा समूह होता है, जहाँ पर पौधों का शरीर सुकाय होता है, अर्थात पौधे जड़, तना, पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते, इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है। यहाँ ना पौधे जड़, तना, पत्ती एक दूसरे में विभक्त नहीं भी होते हैं और यहाँ संवहन ऊतक भी नहीं होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पौधों का एक ऐसा समूह, एक बड़ा समूह जहाँ पर पौधों का शरीर शुकाय होता है, जहाँ ना ये जड़ में विभक्त होते हैं, ना तने में, ना पत्ती में, और इनमें सिर्फ संवहन ऊतक नहीं होता है, तो ये थैलोडोफाइट में आता है। फिर जिसके अंतर्गत जैसे कि आपकी आती है शैवाल। शैवाल जो है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल जो है प्रायः पर्णहरित युक्त संवहन ऊतक रहित आत्मपोषी होते हैं। इसमें कुछ लाभदायक शैवाल भी आते हैं, जैसे कि भोजन के रूप में हम किन शैवाल का उपयोग करते हैं, जैसे फोइरा, एल्वा, सरगासन, लेमिनेरिया, नोस्टॉक आदि होते हैं। आयोडीन बनाने के लिए नेमेरिया, फ्यूकस आता है। खाद को बनाने के लिए नोस्टॉक, एनाबीना। औषधियाँ बनाने के लिए लैमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। अनुसंधान कार्यों में क्लोरेरा एसिटिबुलेरिया आता है। क्लोरेरा जो है एक तरीके से शैवालों को अंतरिक्ष यान में केबिन की होल्स में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन एवं जल एवं प्रोटीन प्राप्त हो सकते हैं। तो क्लोरेरा है जो अनुसंधान कार्यों में है। अनुसंधान कार्य में किस तरीके से कि आप अंतरिक्ष में हैं, वहां जब आप केविन की खोज में कुछ पेड़ पौधों को उगाते हैं या फिर उससे जो प्रोटीन और भोजन जल की जो प्राप्ति होती है, तो वह क्लोरेरा के द्वारा होती है। तो ये प्रमुख लाभदायक कोश जो आपकी शैवाल है उनके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम कवक की ओर। तो कवक जो है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहा जाता है।
कवक जो होते हैं वह पर्णहरित हरित रहित सकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित थैलोडोफाइट यानी कि मशरूम कवक होते हैं। यहाँ पर कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं, जिससे सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट से होती है। तो पौधों में कवकों के द्वारा होने वाले कुछ रोग होते हैं, जैसे कि कवक क्या होते हैं? कवक की का अध्ययन होता है माइकोलॉजी, और इसका जो डेफिनेशन के तौर पे देखा जाए तो ये पर्णहरित रहित और सकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित थैलोडोफाइट होते हैं। जैसे मशरूम जो है वह एक कवक है, और ये गंभीर रोग भी उत्पन्न करते हैं, और जिसमें सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट से होती है। कुछ कवकों के बारे में नाम जो रोग है उनके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि सफेद रस्ट रोग सरसों से होता है, टिट्टू रोग गेहूं का, अंगमारी रोग आलू का, और लाल अपक्षय गन्ने का, टिक्का रोग मूंगफली का। तो ये प्रमुख रोग हैं जैसे कि जो कि इनमें पाए जाते हैं। कुछ रोग और कवक के बारे में, जैसे कि दमा जिसमें एस्परजिलस फ्यूगमेटस आता है, एथलीट फूग में टीनिया पेडिस, खाज में एकेरिस इसके बीज, गंजापन में टीनिया कैपिटिस, दाद में ट्राइकोफाइटन लेस्कोसाइ, और गन्ने के लाल अक्षय में पॉलीट्रोट्राइकम फेल्टिकम होता है। तो इस तरीके से ये रोग और कवक है, और इनके ये प्रमुख रस्ट और स्मट को सबसे हानिकारक कवक के रूप में या इनको बताया गया है, यानी कि गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये इनमें कवकों से होने वाले रोग और इनके बारे में डिफरेंशिएशन को बताता है। अब आते हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन से रिलेटेड आपका मैक्सिमम एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि ये लाइकेन क्या होते हैं। लाइकेन जो है वह आपके कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो आपने कवक के बारे में भी पढ़ा, शैवाल के बारे में पढ़ा, तो ये जो दोनों में जुड़ाव का काम करता है तो वो लाइकेन होगा। लाइकेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लाइकेनोलॉजी। तो लाइकेन जो है वह कवक और शैवाल से दोनों से मिलकर बने होते हैं, और इसके अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। कुछ विषाणु भी है, कुछ जीवाणु भी हैं, जैसे विषाणु जिनकी प्रकृति जो है वह सदैव सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, और इसलिए इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो विषाणु क्या होते हैं? आपसे डेफिनेशन पूछ लिया जाए कि आखिर विषाणु होते क्या है? तो विषाणु जो है जिनकी प्रकृति जो होती है वह सजीव और निर्जीव के बीच, जिस तरीके से आपका जो लाइकेन है जिसमें आपके कवक और शैवाल दोनों पाए जाते हैं, उसी तरीके से विषाणु जो है जिसमें अब उनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार से होती है, इसलिए इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। इसकी खोज जो है इवान विस्की ने यानी कि जो रूस के वैज्ञानिक है उन्होंने 1892 ईस्वी में की हुई थी। अब आते हैं जीवाणु की ओर। तो जीवाणु के अंतर्गत देखा जाए तो जिन्हें बैक्टीरिया कहा जाता है। तो बैक्टीरिया की खोज 1683 में हॉलैंड के एंटोन विनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। जीवाणु विज्ञान के पिता ल्यूवेनहॉक हैं। एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु नाम दिया था, और 1843 से 1910 में रॉबर्ट कोच ने कालरा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग के जन्म सिद्धांत दिया हुआ था। 1812 से 1892 में लुई पास्चर में रेबीज के टीके दूध के पाश्चुरीकरण की खोज की हुई थी। आकार आकृति के आधार पर जीवाणु के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि छड़ाकार या बेसिलस होना, यानी कि छड़नुमा या बेलनाकार जिसे कहा जाता है। दूसरा आता है गोलाकार या कोकस, जो कि गोलाकार और सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। कोमा आकार या विब्रियो, जैसे कि विब्रियो कोलरी, सर्पिलाकार यानी कि स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के। तो इस तरीके से देखा जाए तो आकृति के आधार पर जीवाणु के कई प्रकार होते हैं। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई? 1683 में हॉलैंड के एंटोन वी और ल्यूवेनहॉक के द्वारा। जीवाणु के पिता ल्यूवेनहॉक। एहरेनबर्ग ने 1829 में जीवाणु नाम का पता लगाया। और ये आपका आकृति के आधार पर जीवाणुओं को विभिन्न तरीके से विभाजित किया गया है, जैसे कि छड़ जैसी आकृति या बेलनाकार होगी उसे बेसिलस या छड़ाकार कहा गया। जिसका आकार गोलाकार और सबसे छोटे जीवाणु होंगे उन्हें गोलाकार या कोकस कहा गया। कौमा आकार के या जो होते हैं, यानी कि जो आपके गणित के अक्षर में कौमा जो होता है, ये तो या विब्रियो जिन्हें विब्रियोई कॉलेरी कहा जाता है, जो इसका आकार जो होता है वो सर्पिलाकार होता है, उसे स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के को सर्पिलाकार कहा जाता है। तो ये जीवाणुओं के प्रमुख प्रकार होते हैं। अब हमारी इसके अंतर्गत जैसे कि हमने थैलोफाइट, बैरायोफाइट और टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ा। तो अभी हमने थैलोफाइट के बारे में, इनकी पूरी विशेषताओं के बारे में जाना कि किस तरीके से क्या होता है। अब जानते हैं ब्रायोफाइट के बारे में, जो कि इसकी दूसरी शाखा है। तो ब्रायोफाइट जो है वह सबसे ही सरल स्थलीय पौधों का एक समूह होता है, जिस प्रभाग में 25,000 जातियां सम्मिलित होती हैं। यहाँ संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव देखने को मिलता है। तो जहां पर जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव देखने को मिलता है, और ये सरल स्थलीय पौधों का एक समूह होता है, जहां देखा जाए
तो इनकी संख्या 25,000 सम्मिलित है। तीसरी आते हैं टेरिडोफाइट, जो कि एक तरीके से समूह में पौधे नमी, छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधों का शरीर जड़, तना, शाखा और पत्तियों को विभेदित करता है तथा साधारण राइजोम के रूप में रहता है। पौधे जो हैं वह बीजाणुजनक होते हैं और जनन क्रिया बीजाणु के द्वारा इनकी होती है। तो टेरिडोफाइट क्या होते हैं? ये पौधे जो है वह नमी, छायादार स्थानों, जंगलों और पहाड़ों पर अधिकता में देखने को मिलते हैं और इनके जो पौधे होते हैं वह बीजाणुजनक होते हैं और यह जनन क्रिया के द्वारा बीजाणु के द्वारा इनके जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। तो ये टेरिडोफाइट है। तो हमने आपका थेरोफाइट, फिर आपका दूसरा आता है दूसरा आता है ब्रायोफाइट, तीसरा आता है टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पुष्पोद्भिद पौधों के बारे में, क्योंकि अभी आप पुष्पोद्भिद पौधों के डिफरेंशिएशन को जाना। अब पुष्पोद्भिद पौधों के अंतर्गत देखा जाए जिन्हें फूल वाला पौधा कहा जाता है। फूल वाला पौधा यानी कि ऐसे समूह जो कि पौधे पूर्ण विकसित होते हैं और इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल, बीज होते हैं और इस समूह को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि कुछ होते हैं नग्नबीजी, कुछ होते हैं आवृतबीजी। नग्नबीजी पौधे या फिर जिम्नोस्पर्म एक तरीके से ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पर वृक्ष, झाड़ी जो होते हैं वह आरोही रूप में होते हैं। यहाँ पर पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय, लंबे होते हैं या मूसला जड़ें जो है वह पूर्ण विकसित होती है और ये मरूदभिद भी होते हैं। तो ये आपके नग्नबीजी पौधे के अंतर्गत आते हैं। अब आवृतबीजी पौधे जो हैं वह एक तरीके से इस समूह के पौधे होते हैं जहां पर पौधों के बीज फल के अंदर होते हैं और यहाँ पौधों के जड़, पत्ती, फूल, फल सभी पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। जैसे कि कुछ एक बीज पत्री होते हैं, कुछ द्विबीज पत्री होते हैं। एक बीज पत्री के अंतर्गत देखा जाए तो सिर्फ जिसमें एक बीज होता है उसे एक बीज पत्री कहा जाता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि इसमें कुल का नाम और प्रमुख पौधों के नाम लिए गए हैं। जैसे कि लिलिएसी, लहसुन, प्याज, पालमी, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। ग्रेमिनेशी जिसमें गन्ना, गेहूं, मक्का, बांस, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि आते हैं। तो ये ग्रेमिनेशी में आता है। फिर आते हैं द्विबीज पत्री, जो कि इन पौधों में 2 बीज होते हैं, जिसमें बीजों में 2 पत्र होते हैं। एक कुल का नाम दिया गया है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, और इसमें प्रमुख पौधों के नाम है। कुल के नाम के अंतर्गत जैसे आते हैं आपके क्रूसीफेरी, जो कि मूल, शलजम और सरसों होता है। मालवेसी जिसमें कपास, भिंडी, गुड़हल आते हैं। फिर आते हैं लेगुमिनेसी जिसमें बबूल, छुई, कथई इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं। तो इनके उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि इसमें एक कौन-कौन से एक बीजपत्री है और कौन द्विबीजपत्री है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके पुष्पोद्भिद पौधों में 2 तरीके से, एक नग्नबीजी, एक आवृतबीजी। नग्नबीजी जो है वह जहाँ पर पौधे, वृक्ष, झाड़ी आरोही क्रम में होते हैं और ये मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती है और मरोद्भिद होते हैं। आवृतबीजी जहाँ पर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, जिसमें एक बीजपत्र होता है उसे एक बीजपत्री, जिसमें 2 बीज होते हैं वहाँ द्विबीजपत्री कहते हैं। तो इस तरीके से ये आती है। अब आते हैं हम पादप हार्मोन के बारे में। तो पादप हार्मोन जो है वह पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। जैसे कि आपका पहला हार्मोन आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन के बारे में देखा जाए तो इसकी खोज जो है 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा की गई थी। यह पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है और इसका कार्य फसलों को गिरने से ये बचाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि फसलों को गिरने से बचाने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है, तो इसे ऑक्सिन हार्मोन कहा जाता है, जो कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है और इसे 1880 में डार्विन के द्वारा इसका खोज की गई थी। फिर आते हैं जिब्रेलिन्स के बारे में, जो कि एक तरीके से की इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोरो सावा ने 1926 ईस्वी में की थी। यह बौने पौधे को लंबा कर देते हैं और यह फूल बनने में मदद करते हैं। तो यानी कि ऐसे हार्मोन जो फूल बनने में मदद करते हैं और बौने पौधे को लंबे करते हैं उसे जिब्रेलिन्स कहा जाता है। साइटोकाइनिन के बारे में, साइटोकाइनिन जो है प्राकृतिक रूप में ऑक्सिन के साथ मिलकर कार्य करते हैं और यह बौने पौधे को लंबा करने में प्रयोग करते हैं। एबिसिसिक एसिड जो कि वृद्धि रोधक हार्मोन होते हैं और यह बीजों को सुषुप्तावस्था में रखते हैं। एथिलीन के बारे में, जो कि एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, जो फलों को पकाने में तथा मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करते हैं। फ्लोरीजेनस जो कि ये पत्ती में बनते हैं और फूलों को खिलाने वाले हार्मोन होते हैं। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि फूलों को खिलाने वाले, यानी कि जिस तरीके से फूल खिलता है तो उसमें भी एक हार्मोन पाया जाता है जिसके कारण वो फूल खुलता है। तो वो कौन सा नाम है? तो वो फ्लोरीजेनस है, जो कि पौधों को खिलाने, फूलों को खिलाने का कार्य करते हैं। यानी कि फूल जो खिलते हैं उनके लिए जो कार्य किया जाता है, जो हार्मोन होता है वह फ्लोरीजेंस होता है, जो कि पत्ती में बनते हैं।
ट्राउमेटिन हार्मोन जो कि एक तरीके से घायल कोशिका में पौधों की जख्म भरने के लिए इस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है और यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो ये एक तरीके से डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है जो कि घायल कोशिका में पौधों के जख्म भरने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं तथ्य एवं उदाहरण एवं विवरण में दिया गया है। जैसे कि कुछ आपके एग्ज़ाम पूछ लिए जाते हैं कि सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष क्या है? यूकेलिप्टस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष आपका जो है वह सिकोया का है जो कि नग्नबीजी है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है और इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा यानी कि आकार में आवृतबीजी पौधा कौन सा है? यह जलीय है और यह भारत में पाया जाता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया जो कि भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। सबसे बड़ा बीज जो है जो कि 12 इंच लंबा कोकोडीमर है। प्रजाति लोडोसिया मालडिविका है। फिर आता है सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजुला जो कि जलीय पादप है। सबसे छोटे बीज आर्किड आते हैं। सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया जिसका व्यास 0.1 मिलीमीटर होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया ओर्नोल्डाई व्यास 1 मीटर तथा भार लगभग 8 किलोमीटर होता है और यह व्हाइट इसकी जड़ पर परजीवी है। सबसे छोटा आवृतबीजी परजीवी आर्सीथोपियम जो कि एक द्विबीजपत्री है जो नग्न बीजियों के तनों पर पूर्ण परजीवी है। सबसे बड़ा नर युग्म जो आता है वह साइकस है जो कि एक नग्न बीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस है। जीवित जीवाश्म साइकस। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में। सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम में। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ओफियोग्लोसम यानी कि फर्ण जिसमें डिप्लॉइड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस है। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्डविचिया वाइनेका। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा लेगुपस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गिलेसेप्टिकम। टेनिस गेंद जैसा फल गेंद को कहते हैं। जंगल की आग ढाक को कहा जाता है। कॉफी देने वाला पौधा कॉफी अरेबिका जिससे कैफीन होता है। कोको देने वाले पौधा को थियोब्रोमा केको इसमें थियोब्रोमीन व कैफीन होता है। अफीम देने वाला पौधा पोपी एपेलावर पेपावर सोमेनिफेरम जैसे मोफिन होता है। तो इस तरीके से ये पौधे होते हैं। अब आते हैं जीव विज्ञान की शाखा के बारे में। जैसे कि हमने इसके डिटेल टॉपिक को पढ़ा कि इस तरीके के आते हैं। तो अब टॉपिक अकेले पढ़ने से नहीं होता है, ये होता है कि आपको उसके प्रश्न भी बनने चाहिए। तो हमने इसमें आपके प्रश्नों के प्रारूप दे दिए गए हैं और आपकी जिस तरीके से ये जो टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें कुछ कुछ टॉपिक और उभर कर आते हैं और कुछ उन टॉपिक के रिवीजन भी है। कुछ टॉपिक और निकल कर आते हैं जिनके बारे में इनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू देते हैं। तो इसमें देखा जाए तो ये जो है जंतु विज्ञान की एक अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान यानी कि जो जूलॉजी होता है वह जीवित और मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है। तो इसे क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान कहा जाता है। अब आता है कि इसमें कुछ सही सुमेलित में है जिसमें पक्षी पक्षी जो है वह आर्निथोलॉजी का जो होता है पक्षियों का अध्ययन करता है। वंशानुगति का अध्ययन जेनेटिक्स के द्वारा किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीकोलॉजी कहलाता है और जीवाश्म का अध्ययन पेलियोबायोलॉजी कहलाता है। तो ये प्रमुख अध्ययन है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। कीटों के अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी और विश्व के जो जनसंख्या तथा मानव जाति समूहों के महत्वपूर्ण आंकड़ों से अध्ययन संबंधित है वह जनांकिकी कहलाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहा जाता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को बायोनिक्स कहते हैं। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करता है पादप जीवाश्मों का। रेशम कीट को पालन कहते हैं सेरिकल्चर। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर में किया जाता है। जैसे कि फूलों का खेती को फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती को ओलोरिकल्चर, फलों की खेती को पोमोलॉजी, पिशीकल्चर, मछली पालन, हॉर्टिकल्चर, बागवानी यानी कि फूल फल सब्जी कृषि होते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओलेरोलॉजी। इसमें कुछ आते हैं जैसे कि सही सुमेलित है लेक्सोग्राफी शब्दकोश का संकलन या संयोजन, फिलोलॉजी भाषा की संरचना या विकास तथा इतिहास का अध्ययन, आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन आता है। विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है जैसे कि अंगूर। कीट संवर्धन के लिए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मीकल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। जेरेंटोलॉजी जो होता है वह वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। वृद्धावस्था या काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा जो होती है वह जेरेंटोलॉजी। जेनेटिक्स का अध्ययन आनुवांशिकता और विचरण का है। पेडोलॉजी जो है वह मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों के
विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी। साइकोलॉजी यानी कि मनोवैज्ञानिक का, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोफेजी में जो आपका है, तो इसमें आपका साइकोलॉजी जो है वह आपका इसमें गलत है और आपके जो इससे रिलेटेड जो आती है आपकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी सभी एक दूसरे से सुमेलित हैं। हाइड्रोफोनिक्स जो है मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है जिसे हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख अध्ययन है। अब आते हैं जीव विकास के बारे में कि जीवों का विकास क्रम किस तरीके से रहा और इनके कालक्रम को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जिसमें सबसे पुराने से सबसे पहले आएगा जैसे कि पैलियोसीन, फिर इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। आपने ज्योग्राफी को पढ़ा होगा। तो जब आप एक विकास क्रम को देखते हैं तो इसमें सभी के क्रम में इसको देखा होगा कि पैलियोशीन क्या होते हैं, इओशीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन, होलोसीन। तो आपको ये सबसे पुराने से जो पहले आएगा उसके क्रम को ये याद रख लेना है। फिर आता है मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से प्राचीन या आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित है ऑक्सीजन। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा, यूग्लिना में से 2 अरब है ये आएगा आपका 2 अरब वर्ष पूर्व। फिर आता है कि नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा, इग्वलिना में से पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन-सा है? नीलहरित शैवाल। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक परिणामवाद आधारित है। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड वेरिएशन तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन के द्वारा दी गई। जीव विकास का सर्वप्रथम लेमार्क के द्वारा समझाया गया और विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया। तो ये आपसे आपसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। एक जीन एवं एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टेटम ने की। ओपेरोन अवधारणा जो है वह जैकब और मोनोड से संबंधित है। विकास का मुख्य कारक एक प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत पर आधारित है। जीव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने पर। यानी कि जो सांपों में जो अंगों का लोप होने का कारण क्या है कि वहां जैसे कि जिस तरीके से अंगों का उपयोग करते हैं तो और उनके अनुपयोग होने के कारण भारत में विशाल वन्य बिल्लियों में वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भारत में विलुप्त हो गई वह चीता है। हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं क्रो मैग्नान मानुस शब्द डो डेनिश सोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में आता है जिसमें एक आदि मानव जाति यानी कि स्पीसीज के संदर्भ में आर्कियो प्लेटिरिक्स क्या होता है? एक तरीके से जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी होता है और एक आर्कियो प्लेटेरिक्स जो है एक योजक कड़ी के तौर पर है जिसमें सरीसृप एवं पक्षी के बीच में ये कड़ी पाई जाती है। मैमथ जो है वह हाथी के एक पूर्वज थे। डायनासोर जो आते हैं मेसोजोइक सरीसृप रहे हैं। डायनासोर आपके मेसोजोइक युग के और जीवों के विकास के संदर्भ में एक सही क्रम दिया गया है जिसमें सैलामेंडर, अजगर और कंगारू आते हैं तो इसके एक विकास क्रम को संदर्भित करता है। अब आते हैं वर्गीकी की ओर। तो वर्गीकी के अंतर्गत जान लेते हैं कि जहाँ जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात निकाला, ढूंढ निकाला, पहचान किया, तो इस दृष्टि से उसे क्या कहा जाता है? उसे कीटों के सबसे अधिक संख्या पहचानी गई। अब आते हैं कथन और कारण में जिसमें कथन कहता है कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन होता है। कारण कहता है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो इसमें कथन और कारण सही भी है और दोनों इसका स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट आता है कि गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। सही कथन दिया गया है कि गोलकृ में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में बाताशय आमतौर से विद्यमान होता है और उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। स्टार फिश या सॉ फिश, पाइप फिश, गिटार फिश में से वह फिश जो मछली नहीं है वह आपकी स्टार फिश आती है। रजत मीन के क्रे फिश, जेली फिश, कैट फिश में से वह जो वास्तविक मीन मछली है वो आपकी कैट फिश आती है। स्टार फिश, जेली फिश, हैग फिश, समुद्री घोड़ा में वह जो वास्तविक रूप से मछली है वह आपका समुद्री घोड़ा है। सबसे बड़ा स्तनपायी भेल आता है। भेल जो प्राणी है वह स्तनपायी वर्ग का है। शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस व व्हेल में स्तनपायी होते हैं। व्हेल में भिन्न बैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्पबैक व्हेल प्रजातियों में दांत वाली व्हेलों में विशालतम है आपकी स्पर्म व्हेल। एकिडना कंगारू से ही और तथा व्हेल में वह जो अंडे देता है वह सीधे बच्चे नहीं देता वह एकिडना है।
लॉरिस, कंगारू, हेजहॉग एवं एकिडना में से वह स्तनधारी जो अंडे देता है वह एकिडना होगा। उड़ने वाला स्तनपायी आपका चमगादड़ होता है और उड़ने वाले जीवों में वह पक्षी जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है वह चमगादड़ ही है। गोल्डन महसीर, इंडियन नाइट जार, स्पूनबिल, व्हाइट आइबिस, वह जो पक्षी नहीं है वह आपका गोल्डन महसीर आता है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री शय में स्तनधारी है, समुद्री गाय एवं समुद्री शय। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सील जो है एक तरीके से स्तनपायी है। अलसल्क, मीन यानी कि कैटफिश, अष्टभुजी यानी कि ऑक्टोपस, सीप, ऑयस्टर और हवासेल। पेलिकन में से वह जो निस्यंदक भोजी यानी कि फिल्टर फीडर है वो आपका सीप या ऑयस्टर आता है। पेंगुइन, व्हेल, ऑटर। कछुआ में निःशंक प्राणी आता है आपका ऑटर या ऊदबिलाव। केचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रपादी, मिलीपीड, समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स और कास्ट यूका। वुड लाइस में से वह जीव जो उपरधारी या डेट्राइविटोर है वह आपका केचुआ यानी कि सहस्त्रपादी या मिलीपीड जो कि और कास्ट यूका वुड लाइस आता है। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। और वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, जो कि जानने की इच्छा प्रकट करना होना। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंग उटान में कपी नहीं है आपका लंगूर। मानव सादृश्य लघुत्तम कपी आता है गिबन। गाय, बकरी, भेड़, हिरन कुल में से नील गाय आती है आपकी हिरन कुल में। हिरण, गीदड़, जेब्रा, घोड़ा में से वह जंतु जिसमें खुर नहीं है वह आपका गीदड़ आता है। ऑक्टोपस जो है एक तरीके से मृदुकवची या मोलस्क होते हैं। सबसे बड़ा आकशेरुकी क्या होता है? कोलोसल स्क्विड आता है। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू व तथा मकड़ी में से वह जो अन्य 3 जीवों के वर्ग में नहीं आते हैं वह आपका केकड़ा है। व्हाइट लेन हर्न एक किस्म है कुक्कुटों की। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ीवंशी। जुगनू है एक तरीके का कीट है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगें। तितली, तिलचट्टा, मछली तथा मकड़ी में कीट नहीं होते हैं मकड़ी में। घरेलू मक्खी, खटमल, मच्छर और मकड़ी में कीट नहीं होते हैं मकड़ी के। फिर आता है छिपकली, तिलचिट्टा, घरेलू, खटमल और मच्छर में से वह जीव जिसका रक्त जो होता है वो सफेद होता है, वह तिलचट्टा है। मेढक, केंचुआ, सर्प, मोर में से लाल रक्त कर्ण का विहीन जंतु आता है केंचुआ। वह जंतु जिसने भूमि का कृषक या जोतने वाला कहा है केंचुए को। वह जीव जिसकी कुल प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जाती हैं, चींटी आती है। जब चींटियां काटती हैं तो वो अंतःक्षेपित करती है फॉर्मिक अम्ल को। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गॉसमिन रेशम कहलाता है। अब आता है कुछ सही क्रम दिया गया है जैसे कि फीता कृमि उभयलिंगी है, गोल कृमि अलग-अलग लिंग होते हैं, फाइलेरिया सूत कृमि से होता है और गिनी कृमि एक सूत्र कृमि होता है। वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रातिचर होते हैं जैसे मच्छर, चमगादड़, उल्लू। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जैसे कि पहला कि केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है। तीसरा, मादा पौधों का रस चूसती है। चौथा, मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं और जो की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपके मच्छरों के बारे में कौन-कौन से कथन सत्य हैं? तो आपका इसमें दूसरा और 5वां कथन सत्य है कि केवल मादा रस चूसती हैं और आपका 5वां कि नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। अब आता है कि जाहा क्या हेजहॉग, सेल मूषक या मार्मोट, बज्रसर्क यानी कि पेंगोलिन में से वे जीव जो परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करते हैं वह जाहक या वज्रसल्क होता है। मोलाक, ऊंट, जेब्रा, यूरोमेस्टेक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत्र में जल का संग्रह करता है वह ऊंट होगा। जिराफ, ऊंट, कंगारू, कंगारू चूहा में से वह जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रहता है वह कंगारू चूहा है। कंगारू चूहा, जिराफ, गिलहरी तथा कौवा में वह जो ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है वो आपका कंगारू चूहा है। सर्पों की विष ग्रंथियों का समांग होता है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों की। सांप के जहरीली विषतंतु होते हैं जो रूपांतरित हैं जम्बिका या मिक्सलरी दंत के। चट्टान के ऊपर उगने वाले पादप कहलाते हैं सैलोदभिद। कीटभक्षी पौधे जो मिट्टी में इसकी नमी के कारण उगते हैं नाइट्रोजन। पैसन फ्लावर पादप घटपर्णी, रात की रानी या नाइट क्वीन तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटहारी पादप है घटपर्णी। नेक्टेंथिस, निलुम्बी, निकोटियाना और तथा नेपेंथिस में से एक कीटभक्षी पौधा है वह नेपेंथिस है। घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण, पर्णवृत्त भागों में वह जो में रूपांतरित होता है पत्ता। नेपेंथिस खासियाना या घटपर्णी नामक दुर्लभ तथा आपातीय पौधा पाया जाता है मेघालय में। अब आते हैं कुछ सुमेलित है जैसे कि ईस्ट किण्वन में, कैसीन दुग्ध प्रोटीन में होता है। एलोवेरा एक आवृत बीजी है। घटपर्णी कीटभक्षी पौधा है। अमरवेल एक तना परजीवी होता है। चंदन जड़ परजीवी। ऑर्किड अधिपादप एपीफाइट होते हैं।
पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है तने से। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे राइजोम कहते हैं। हल्दी के पौधे खाने लायक होता है प्रकंद जिसे राइजोम है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह डूक है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग जायंक अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं तो इस तत्व को भिन्न काल पक्वता कहा जाता है। आलू, शकरकंद, बंडा, जिमीकंद, अधम भूमि उत्पादित सब्जियों में एक रूपांतरित जड़ है शकरकंद। गन्ना, अदरक, आलू, शकरकंद में वह जिसका संग्रह अंग तना नहीं है शकरकंद। सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद में वह जो तना है अदरक। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होता है। सरसों, गेहूं, धान, मक्का में वह फसल जिसकी रुपाई की जाती है धान की। प्रकंद अदरक होगा। स्तंभकंद आलू, सरलकंद लहसुन, घनकंद आपका जिमीकंद शूरन को कहा जाता है। गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू में रूपांतरित स्तंभ जो है आलू के। आलू है एक तरीके से कंद या ट्यूबर कहा जाता है। जैव उर्वरक प्रबाल मूल लाइकेन कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रक्रियारक सहायकारी है वह कवक मूल या माइक्रोराइजा है। माइक्रोराइजा एक सहजीवी संबंध है कवक और पौधों के मध्य का। फलीदार कवकों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्त्रीकरण जीवाणु होते हैं सहजीवी। वे जातियां जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाती है उसे नाइडेरिया, कवक, फंजाई और आदि जंतु या प्रोटोजोआ कहा जाता है। मटर पौधा एक साग का तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है गन्ना प्रवर्धन के लिए। लौंग जो है कि बंद कलियां होती हैं। जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी में से वह जो पुष्प कलिका होती है वह लौंग है। अंतस्थी कली, सहायक कली, फूल कली, वनस्पति कली में से लौंग निरूपण है फूल कली का और लौंग से सूक्ष्म पुष्प कली से प्राप्त होता है। आपको सुमेलित दिए गए हैं जैसे कि अदरक राइजोम से, केशर पुष्प की वर्तिका या वर्तिकांग से, अफीम आता है अधपका फल या डूने से, सन जो आता है तने से। केशर जो होता है वह एक सूखा मृतजाड़ है जो कि फूल के बीज वाले भागों का होता है। अदरक जो आता है प्रकंद, प्याज मार्शल पर्ण, आलू रूपांतरित तना या कंद और नारियल भ्रूणपोष आता है। तना बीज जड़ फल में आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद में फल है भिंडी। सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा में सच्चा फल नहीं है सेब। पादप कली जो है एक तरीके से भ्रूणीय टहनी होती है। कार्क प्राप्त होता है क्वेकर्स सुबर यानी कि ओक नामक पेड़ से। लहसुन का अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फेनिक अम्ल को। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण कैप्सेन की उपस्थिति है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है वह कोशित या प्यूपा होता है। रेशम कीट जिन पर पनपता है वह शहतूत की पत्तियां हैं। रेशम, शहद, लाख, मोती में से वह जो कीटों से प्राप्त नहीं होता है मोती है। गन्ना, घृत कुमारी, कपास, महुआ में वह जो औषधीय फसल है घृत कुमारी। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व फिनॉल फ्लेविनोनाइड की उपस्थिति के कारण होता है। पुनः जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनियन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि प्राप्त होती है बीजीए पादप से ये प्राप्त होती है। समुद्री घास का महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन। सिनगोना की छाल से प्राप्त औषधियों को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है और जिस कृत्रिम औषधियों में इस उत्पादक की प्रतिस्पादित किया जाता है वह क्लोरोक्विन है। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है एक कृत्रिम औषधि। लाइकेन, प्रोटोजिया, साइनोजीवाणु तथा डाइटम में जीवों का वह समूह जिसने डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने का महत्व है डाइटम का। सहतूत का फल होता है एक तरीके से सोरोसिस। सन पर्सन फ्लूट कपास में से वह जो पौधे की तने का उत्पादन नहीं करता है वह कपास है। लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। बोना गेहूं संक्रमक का। ट्रिटिकेल सोयाबीन में वह जो मानव निर्मित धान्य या अनाज है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है ट्रिटिकेल। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। कैनोला जो कि मानव भोग के लिए उगाई के विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है और इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में इरोसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया को देखा जाता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। स्पॉन्जी टिश्यू या स्पंजी ऊतक में एक गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति को निर्यात की प्रभावित हो रहा है वह अल्फांसो है। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। कारण कहता है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है जिसमें कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। इसमें आप कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें आपको सुमेलित करके बताना है तो इसमें देखा जाए तो कोई भी कथन सत्य नहीं है। कथन अब कारण है कथन इसमें सत्य है कारण आपका गलत है। कथन कहता है कि मरुस्थलीय पौधे में जड़ तंत्र काफी
होते हैं। कारण कहता है कि मृदा का उच्चतम जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, तो इसमें आपका कथन सत्य है, कारण गलत है। नेक्स्ट आता है कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मरुस्थल में प्रिएटोफाइट मिलते हैं, यानी कि ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है। शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलित पौधे को कहते हैं मरोदभिद, और मरोदभिद के पादप जो होते हैं अधिकतर मांसल होते हैं। पौधे जो नम युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट कहते हैं। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे हैं, लवणोद्भिद पौधे होते हैं। अब आता है कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे कि जली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है और सुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। एपिफाइट पौधे वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर है यांत्रिक अवलंबन के लिए। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों में आवश्यकता होती है वह अवशोषण करते हैं जड़ों के बालों से। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। प्रकृति में फर्न, लाइकेन, मॉस और छत्रक या मशरूम में से जिन जीवों के मृदा विहीन सतहों पर जीवित पाए जाते हैं, वह सर्वाधिक संभावना है लाइकेन और मॉस की। पौधों द्वारा ली गई विकीर्ण ऊर्जा का परिणाम होता है जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। पोषक स्तर पर खाद्य श्रृंखला में जीवों के समृद्ध होने से बनते हैं। सही के सुमेलित दिए गए हैं, जैसे कि स्वजीवी उत्पादक, परोपजीवी उपभोक्ता, मृतोपजीवी विबंधक और तृण पक्षी भक्षी जो होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप, कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम, फ्लोरा, मिनीफेरा में से वह जीव जो महासागरों के आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है, वह साइनोबैक्टीरिया और डाइटम। आर्कीबैक्टीरिया में एक समूह जो उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक यंत्र से। जमी हुई झील के अंदर जीवित रह सकते हैं, तलों के निकट पानी नहीं जमता। जल से बाहर निकाल ली जाने वाली मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है गलफड़ों द्वारा। सेब के फल में लाली का कारण होता है एंथोसाइनिन का। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपिन, पपीते में पीले रंग का कारण कैरिका जेंथिन होता है। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1100 मीटर है। उसके फल का जो गूदा है वह नारंगी रंग का है और भारत के जिस भाग में खोजी गई है, वो कौन-सा है? वह अंडमान द्वीप है। जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीशीज से संबंधित है, वह चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी है। खमीरे का एक उदाहरण है कवक का। ईस्ट और मशरूम होते हैं फफूंद और उर्वर कवक के तौर पर। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज है। लाइकेन मिश्रित जीव होते हैं जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूट्यूलिज्म या सहजीविता कहा जाता है। लाइकेन जो एक नग्न जड़ चट्टान में पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वो वास्तव में सहजीवी सारचय है। वह आपका शैवाल और कवक है। नेस का पिन जो प्राप्त होता है पोस्ता या पॉपी से। हेरोइन जो प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। मार्फीम आपको पोस्ता से प्राप्त होता है। अफीम के बिना पके फल के लैक्टिस से। अफीम पोस्ता पौधे के अधपके फल से। अफीम का मुख्य अवयव मार्फिन है। अफीम किस श्रेणी का दवा के अंतर्गत आता है? अवसादकारी। अफीम का वास्तविक नाम पेपेवर सोमिनिफेरस होता है। अब आते हैं कोशिका के बारे में, जैसे कि कोशिका के अंतर्गत आता है कि यह नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वह कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने कोशिका के बारे में डिटेल में पढ़ा। एक कोशिका से रिलेटेड कुछ प्रश्न है जिस तरीके के आपके प्रश्नों की प्रकृति होती है। इसमें विषाणु सम एकल तंतु आरएनए से बने होते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस तरीके से भिन्न होती है? कोशिका भित्ति के कारण। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। पादप और जंतु कोशिका के बीच सामान्य अंतर क्या है? यहाँ पर पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती, और परिपक्व पादप कोशिका में बृहद रजस्थानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रजस्थानियां होती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ाई हुआ था। जैव कोशिका का वह भाग यानी कि कोशिकांग जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। पीतपिंड कोशिकाओं की संहति है अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन वाले पिट से। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अंतःद्रव्यीय जालिका और राइबोसोम। लसिका कोशिकाएं बनती हैं तितली, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा एवं लसिका ग्रंथियों से। स्तम्भ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें आपका तीसरा और चौथा कथन सत्य है। तीसरा कथन कहता है कि स्तम्भ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे सजीवित हो सकती हैं, और चौथा आता है कि भारतीय अनुसंधान कोशिका केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है और जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जाता है। अब आता है प्राणियों के स्तंभ में कोशिकाओं में प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन दिए गए हैं, जैसे कि ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने में क्षमता रखती हैं, तो इसके अंतर्गत आता है।
अब नेक्स्ट आते हैं पादप कार्यकी के बारे में, जिसमें अभी हमने पादपों के बारे में पढ़ा, लेकिन इससे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पादप कार्यकी के अंतर्गत पहला टॉपिक आता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है एक तरीके से पर्णहरित क्लोरोफिल में लोहा का तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम में से जो तत्व पाया जाता है, वह मैग्नीशियम पाया जाता है। कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन में से क्लोरोफिल का घटक नहीं है, वह कैल्शियम है। प्रकाश संश्लेषण उप उत्पाद है ऑक्सीजन का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित होते करते हैं CO2 को। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ने से। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO, CO2, N2, O2 गैसों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है CO2। फिर आता है कि हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होते हैं वह जल से। प्रकाश के प्रकारों में पौधों तथा तीव्र अवशोषण होते हैं नीले या लाल प्रकाश से, घास, शैवाल, वृक्षों, धान के खेतों में से। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होते हैं शैवालों से। प्रकाश संश्लेषण दिन में अथवा रात्रि में होता है। पौधे व पेड़ पौधों तैयार करने की प्रक्रिया क्या होती है? फोटोसिंथेसिस वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश लाल प्रकाश है और लाल प्रकाश जो है जिन रश्मियों पर पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग होता है और लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। कृत्रिम प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण का कारण है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। वह विक्रम जो कि प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, वह प्राप्यम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है और संचित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी के अणु जो ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं वह 18 है। क्लोरेला, बाघ, केंचुआ, कस्पुहा में से अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेरा। पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है प्रकाश संश्लेषण। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाते हैं प्रकाश संश्लेषण की, और रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ों के नीचे ना सोएं क्योंकि पौधे जो होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। कवक में नहीं पाया जाता है पर्णहरित। अब आते हैं पादप पोषण के तौर पर। पादप पोषण जो है जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आकार से पार से गोलाकार तारों की तरफ हटा दी जाती है तो ये वृक्ष जो होते हैं वह धीरे-धीरे सूख कर मर जाते हैं, क्योंकि वहां पर जड़ें जो होती हैं वह ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने के साथ इनमें मदद करता है भोजन के भंडारण एवं पौधे के आकार देने में। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः क्या होते हैं? आहार वहन के लिए। संवहनी वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर होता है जाइलम टिश्यू द्वारा। पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार है जल। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वहन के लिए। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं मृदा से। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के द्वारा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम में से वह तत्व जो कि पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है वह सोडियम है। बोरोन, जस्ता, सोडियम, ताम्र में से पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं है सोडियम। आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मैग्नीशियम का वह तत्व जो कि पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है मैग्नीशियम। पोषक तत्व नाइट्रोजन, सिलिकॉन, बोरॉन में से वह दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है बोरोन। सरसों के तेल में मात्रा बढ़ाने के लिए अत्यधिक उपयोगी तत्व आता है सल्फर। घटपर्णी, अमरबेल, बिलेडर, बर्ड और सूरजमुखी में से परजीवी पौधे की पहचान अमरबेल ने की हुई है। अब आते हैं कुछ पादप हार्मोन के बारे में, जैसे कि साइटोकाइनिन, इथिलीन, इंसुलिन तथा जिब्रेलिन पादप हार्मोन नहीं है, आपका इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन, थाइरोक्सिन, साइटोकाइनिन एवं एस्ट्रोजन में पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। पौधे वृद्धि हार्मोन जो या प्लांट हार्मोन आपका साइटोकाइनिन आता है। अब आते हैं पादप हार्मोन का कार्य, जैसे कि ऑक्सिन जो है वह शिखर प्रधानता का कार्य करता है। जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि का, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का और एबिसिस अम्ल जो होता है वह वृद्धि अवरोधक का कार्य करता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन जो आता है एब्सिसिकम। गैसीय स्थिति जाने में पाया जाने वाला हार्मोन एथिलीन। हरे फलों में कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन एथिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह एसिटिलीन और एथिलीन। पादप हार्मोन में मुख्यतः फल की परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है एथिलीन। कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना एक एथिलीन होता है। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, शीतल पेड़, कार्बन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज, सोडियम सिलिकेट। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है पौधों पर पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। अब आते हैं पादप जनन की ओर। पादप जनन जो है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग आपका परागकोश है। निम्नलिखित में से कथन आपको कायिक प्रवर्धन के बारे में बताने हैं, जिसमें आपका पहला और तीसरा कथन सत्य है। पहला कथन आता है कि यह कायिक प्रवर्धन कॉलोनी है जनसंख्या उत्पन्न करते हो। तीसरा आता है कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग इसमें
चल सकते हैं, तो ये पहला। तीसरा सत्य है। पौधों में गुटी लगाने का कार्य किया जाता है वानस्पतिक प्रसारण के लिए। भारत में गन्ने की खेती वर्तमान प्रवृत्तियों के लिए सही है, क्योंकि यह बड चिप सेंटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित करती है। तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन में तैयार की गई सेटलिंग के लिए की जाती है। फसल चक्र में निम्नलिखित में से सही है कि फलीदार फसल के बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए और भ्रूण मिलता है बीज में। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काट से। फिर आता है बोगनविलिया, कार्नेशन, कोको, अंगूर में से वे पादप जो कि स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं, तो ये चारों ही किए जाते हैं। इसमें कथन किए गए हैं कि वे मौसमी पौधों के प्रवर्धन कलमबंद तकनीक द्वारा हो जाता है और चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है, तो इसमें कथन दोनों ही सत्य है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग हो जाएगा, अलग-अलग समय पर परिपक्व होते हैं, इस कथन को क्या कहते हैं? भिन्न कालपक्वता। परागण की भी परिभाषा है, जिसमें परागकण का परागकोश से में क्लोम छिद्र तथा स्थानांतरित होने की क्रिया है। एक ही पौधे में एक पुष्प के परागकोश में परागकण का उसी पौधे से दूसरे पुष्प की वर्तिकांग में स्थानांतरण होता है, सजात पुष्पी परागण का। कुछ पादप के आर्थिक महत्व, जैसे कि कंचन की एक उन्नत किस्म किसकी है? आंवले की। कासिला लिमा मिर्नी की किस्म है। कार्बन 1148 महत्वपूर्ण प्रजाति है गन्ने की। आम के नीलम अल्फांसो के मध्य क्रॉस से जिस संकर किस्म के फल का विकास होता है रत्ना का। फसल और प्रजाति है, जैसे कि सरसों बरना, मटर सपना, आम पपीता आलू सूर्या मूंगफली कौशल का। जैविक रूप से संश्लेषित नैनोकणों का उपयोग कई नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है, जिनकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं होती है। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह पौधा जो है वह पार्थिनियम है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होते हैं लाइकेन से। पाइन फर स्प्रूस सेडार लॉर्च साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में है और वह बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। सभी है अनावृत पीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। नीम के पेड़ों के संदर्भ में सही है कि कुछ जाति के कीटों और बरुद्ध के प्रतिरोधभिन्न को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है और नीम के बीज का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जों का निर्माण करने से होता है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि में होता है। कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे कि आपका पहला मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। तो इसमें आपका पहला दूसरा कथन दोनों असत्य है। तीसरा चौथा पांचवा सत्य है। जैसे कि भारत में अधिकांश इमली लघु उत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है और भारत में जो इमली एवं मोरिंगा के बीच आपका निर्यात करता है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है। तीन आपके कथन सत्य हैं। अब आता है कि फलीदार पौधों में अरहर, मटर, चना और करंज में पेट्रोटाइप पाइडप भी है करंज। वह पौधे जिसे सामान्य तौर पर पेट्रो क्रॉप्स के रूप में जाना जाता है, वह धनी है हाइड्रोकार्बन्स एवं लिपिड में। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया गया है? रतनजोत का। बायोडीजल पौधा कहलाता है जेट्रोफा। कथन कारण दिया गया है। कथन कहता है कि कुस्कुटा अयामर बेल परजीवी आवृत बीजी का उदाहरण है। कारण कहता है कि यह पौधी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है, जिसमें कारण गलत है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जाता है गन्ने से। ताड़ तेल या पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें ताड़ तेल जो होता है वह दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जो कि असत्य कथन है। ताड़ तेल लिपस्टिक और यत्र बनाने के लिए कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है, ये सत्य है। और ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन के लिए किया जाता है, जो भी ये सत्य है। चिलगोजा जिस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है वह पाइन है, जो कभी-कभी समाचारों में रही गुच्छी के संदर्भ में सही है कि यह एक कवक है और यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। सीरा अति उच्चतम कच्चा माल है, जैसे कि पावर अल्कोहल के लिए। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होता है कैफीन की। कैफीन क्षारब है, उपस्थित रहता है चाय और कॉफी दोनों में। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है कैफीन। समुद्री घास या खरपतवार मुख्य या महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। समुद्री शैवाल किसके लिए महत्वपूर्ण है? आयोडीन के लिए। पादप उत्पाद होते हैं कपूर, कासनी या चिकोरी एवं वनीला के। केसर मसाला बनाने के लिए स्टेफन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का भाग उपयोग में लाया जाता है वर्तिकांग एस्टिग्मा। हींग सुहागा शिलाजीत में वृक्ष प्राप्त किए जाते हैं हींग से। फिर आते हैं कुछ उत्पाद और स्रोत है, जैसे कि अफीम फल हींग जड़ एवं राइजोम के लिए रबर तना के लिए कुनेन छाल से प्राप्त होता है। हींग की प्राप्ति होती है एक राइजोम या रूपांतरित तने के श्रावण एवं जड़ों के निष्कर्षण से। अफीम जिस खेती के लिए दावा के अंतर्गत आता है अवसादकारी मुख्य मच्छर विस्कर्षक पदार्थ प्राप्त होता है नीम से। कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन घास, नट घास में से प्राकृतिक रूप से मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है लेमन ग्रास पे। अंगूरा ऊन प्राप्त किया जाता है सिसक या खरगोश की एक प्रजाति से।
किस कुल के पौधे में टापा कपड़ा बनाया जाता है? मोरेसी। तुलसी के पौधे में औषधीय महत्व में उपस्थिति का कारण है फिनोल या फिलोविनो-नाइट के कारण। फिर आता है सही कथन जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एस्पार्टिन संश्लेषित मधुरक में और नियोप्रिन विशिष्ट रबर और रेयॉन जो एक विनिर्मित फाइबर होता है। फिर प्रमुख पादप रोग जैसे कि गेहूं का गेहूंसा, आलू का पिछेती झुलसा, बाजरा कारगट, जौ अंगूर प्याज आदि बुकरी रोग है। ये अभी आपके प्रमुख पादप रोग बताए हैं और अब जब आपका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें जितने भी तरीके के रोग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं तो उन सभी को कराया जाएगा। अब आते हैं कुछ फसल और बीमारी रोग। धान, हरित बाल, बाजरा, अरहर, मटर, बुकनी या पाउडरी मिल्ड्यू, चना, ओखला, विल्ट होता है। मक्का में सफेद कली जिस तत्व में होती है जिंक में। मक्का की पत्तियों में शीर्ष का सफेद होना क्या कहलाता है? जिंक की कमी के कारण। पौधों में व्हाइट बड रोग क्या होता है? जिंक की कमी के कारण। पाइरिला कीट है गन्ने का फसल। सफेद कीट का एक महत्वपूर्ण रोग है सरसों का। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग टिक्का है। गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग काला कीट और स्मट है। करनाल बंट रोग है गेहूं का। धान का टुंगरू विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुद के द्वारा। कुछ सत्य कथन दिए गए हैं जैसे कि गेरुई गेहूं में पाए जाने वाला रोग है। अगैती झुलसा आलू में पाए जाने वाला रोग है। झूठ और कंठ फाल्स स्मट धान की फसल का रोग है। खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है ऑक्सीजन की कमी। भिंडी में पीत वर्ण सिरा बीमारी होती है सफेद मक्खी से। येलो वेन मोज एक गंभीर बीमारी है भिंडी की। निम्नलिखित पर विचार करना है जैसे पक्षी उड़ती धूप वर्षा, बहती हवा है, जिसमें ये सभी एक पादप रोग से फैलते हैं। पादप रोग और कारक है जैसे कि खट्टे नासर, आपका जीवाणु, गन्ने का लाल सड़न रोग कवक, आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से, गेहूं का सेहू रोग सूत्रकृमि से। फसल और रोग है जैसे कि अरहर, गन्ना, चना, आपका उकटा और सरसों, सफेद गेरुई और बाजरा, कंठुआ, मूंगफली, टिक्का। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी हमने पहले भी जो पादप रोग के बारे में पढ़ा हुआ था और ये इस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें वो पूरा ओवरऑल पादपों के बारे में दिया गया है, उसमें कुछ अब के कवक के बारे में ही रोग को बताया गया था। तो इसमें ये आपके पूरा ओवरऑल दिया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आज का हमारा जो सेशन है वो फिनिश होता है, जिसमें आपकी बायोलॉजी के इन सेक्शनों को रखा गया। अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें आपके जितने भी सेक्शन है आपके बायो के वो कंप्लीट कराए जाएँगे। हमारे द्वारा ये दृष्टि जो 2024 की मैगज़ीन है इसको कंप्लीट कराया गया था। टोटल आपके 12-13 लेक्चर में। 12 लेक्चर में आपकी ये पूरी मैगज़ीन कंप्लीट हुई थी। अभी आपका एग्ज़ाम है तो इसके लिए आपका बिहार पीएससी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, आपके यूपी पीएससी के लिए भी और आरओई-आरओ के है। तो अगर आपने इस सेशन को नहीं देखा है तो इस सेशन को देखिए और हमारे द्वारा ये सेशन जो चलाया जा रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी। धन्यवाद।